ओके जी, हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की। और मैंने ये कहा था आपसे कि लाइफ में हम कोई भी जब कोई काम करते हैं रियल लाइफ के अंदर, तो उस काम को करने के लिए हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस होता है तो हम उस काम को कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, कम करना, जाहिर बात है इसके लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर बात है कि अगर कोई मेहनत करता है तो उसका अजर भी उसको मिलता है और उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है। कॉन्फिडेंस हाई होने से उसको उस चीज का बहुत जगहों पे फायदा भी होता है। तो ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई काम करें रियल लाइफ के अंदर, आप अपना कॉन्फिडेंस को हाई रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होने का मतलब ये है कि आप वो काम नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशन के मीन का अगर आपने इंटरवल एस्टिमेशन कंप्यूट करना है तो उसके साथ साथ आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल चलेगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मली जो है क्वेश्चन में वो दे भी देता है आपको। एक चीज होती है कॉन्फिडेंस लेवल और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है सिग्निफिकेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल आपका किसी भी काम के एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, एक्सेप्टेंस। और किसी भी काम के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल दैट, अगर आपने कोई असाइनमेंट सॉल्व किया है, आपने कोई रिसर्च वर्क कंप्लीट किया है और आपका कॉन्फिडेंस उसके अंदर 98% है कि आपका वो काम एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका वो असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंस लेवल जो होगा वहां पे 2% होगा। मतलब उसका ऑपोजिट। अगर 98% एक्सेप्टेंस लेवल है तो 2% रिजेक्शन लेवल होगा। अगर 95% एक्सेप्टेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95% है, तो सिग्निफिकेंस लेवल 5% होगा। टोटल 100 करना है ना, 100% में से 100% में से आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95 है तो सिग्निफिकेंस लेवल 5% होगा। 100 में से अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो सिग्निफिकेंस लेवल 10% होगा। 100% में से कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका 99% है तो 1% आपका सिग्निफिकेंस लेवल होगा। तो सिग्निफिकेंस लेवल को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन। किसी काम को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम सिग्निफिकेंस लेवल कहते हैं। किसी काम को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब किसी काम को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी काम को रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रिजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को तो हम मिनिमम लेवल पे रखते हैं, मिनिमम लेवल पर। और एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी को हम मैक्सिमम लेवल पे रखते हैं। मैक्सिमम लेवल मतलब 99%, 98%, 97% एंड सो ऑन 90%। तो एक अच्छा वर्क, एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है किसी भी पर्सन का किसी भी काम के अबाउट, वो 90% तक एक्सेप्टेबल है। इससे कम फिर आप मेहनत करें। मतलब यहां तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक गुड कंसीडर किया जाता है, बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल है अगर आप इस रेंज के अंदर अंदर। और इसके करस्पॉन्ड जो आपका रिजेक्शन रीजन है, जैसे यहाँ 99% है, ये 1% हो जाएगा। ये 98 है तो ये 2% हो जाएगा। सिमिलरली 3%, ये 10% तक होना चाहिए। अगर ये इस रेंज के अंदर है तो आपका काम अच्छा है। इस रेंज के अंदर आपका कॉन्फिडेंस है तो आपका काम अच्छा है। अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल परसेंट से ऊपर जा रहा है, या इन अदर वर्ड आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 90% से नीचे जा रहा है, तो इस केस में फिर ये कहा जाता है कि आप थोड़ी मेहनत और ज्यादा करें।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस रेंज के अंदर अंदर होना चाहिए। आपका सिग्निफिकेंस लेवल जो है इस रेंज के अंदर होना चाहिए, एक गुड वर्क के लिए, एक अच्छे रिसर्च के लिए। तो नॉर्मली अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक में से जो मैंने आपको सेंड किया है, आप उसमें देखिएगा तकरीबन आपको हर क्वेश्चन में जो है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको मिलेगा ना, वो 90 से 99 के बीच में, और उसके करस्पोंड आपका सिग्निफिकेंस लेवल होगा वो इनके बीच में होगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम भी ना 89% पे नहीं मिलेगा, 85% पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको हम फिर जो है वो अच्छे उसमें कंसिडर नहीं करते कॉन्फिडेंस लेवल। जो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है, इसको हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा या डिनोटेड बाय, ठीक है। जो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम अल्फा लिखते हैं, रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी। और जो एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी होती है इसको हम 1 माइनस अल्फा लिखते हैं, एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी। जाहिर बात है अगर ये अल्फा है तो ये 1 माइनस, अगर ये 1% है तो ये 99 होगा, अगर ये 2% है तो ये 98 होगा। 1 माइनस अल्फा मतलब अल्फा को 1 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज के बाद से, परसेंटेज के बाद से देखिए अल्फा परसेंट का मतलब क्या होगा, अल्फा परसेंट का मतलब होगा अल्फा अपॉन 100, और 1 माइनस अल्फा परसेंट का मतलब क्या होगा, 1 माइनस अल्फा परसेंट, ये होगा ना मतलब। अच्छा, अल्फा परसेंट में से 1 को माइनस कर दें, अल्फा परसेंट में से 1 को माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिजेक्शन की प्रॉब्लम, एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको यूं लिख देना, इफ अल्फा इज 99% देन 1 माइनस अल्फा परसेंट, ये कितना होगा, 1 माइनस 99%, यो ये 1% है, 99 कर दिए 1%, अगर ये 1% है तो 1 माइनस अल्फा कितना होगा, अल्फा 100 माइनस 1 अपॉन 100, 100 माइनस 1 99 अपॉन 100, ये कितना होगा 99%। तो अगर अल्फा आपका 1% है, 1 अपॉन 100, तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा, ये देखिए मैंने 1 माइनस ये अल्फा की वैल्यू माइनस कर दी। जब आप 1 माइनस अल्फा करेंगे तो देखिए आपका इसका आंसर आया 99%। अगर ये 1% है तो ये 99% होगा, ये 1 माइनस अल्फा लिखा है ना मैंने। तो अगर अल्फा 1% है तो 1 माइनस अल्फा 99% होगा, अगर अल्फा 2 आता है तो 1 माइनस अल्फा 98% हो जाएगा, एंड सो। तो अब ये चीज हम बार बार नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर ना, बस हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि अगर हमारा अल्फा 1% है तो 1 माइनस अल्फा 100 99 होगा, 100 में से 1 को माइनस करते हैं। अगर अल्फा 2% है तो 1 माइनस अल्फा 98 होगा। तो 1 माइनस अल्फा है एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी और अल्फा है रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अल्फा परसेंट है हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, 1 माइनस अल्फा है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू डिफाइन करूंगा। ये ग्राफ है आपका नॉर्मल कर्व, ठीक है। ये पॉइंट है आपका लोअर, ये पॉइंट है आपका अपर,
और आपसे ये कहा जाता है कि इन 2 पॉइंट के बीच में अगर पॉपुलेशन का मीन आपके पास एग्जिस्ट कर जाए तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर पॉपुलेशन का मीन जिसको आप एसटी कर रहे हैं, ये अगर इन 2 पॉइंट के बीच में आ जाता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। और अगर इसकी वैल्यू इससे अबव या इससे बिलो आ जाती है दैट इज रिजेक्ट। मतलब इस एरिया को मैं थोड़ा सा शेडेड बना देता हूं, इस एरिया को मैं थोड़ा सा शेडेड बना देता हूं। तो ये जो बीच वाला एरिया जिसको मैंने अनशेडेड किया हुआ है ये है मेरा एक्सेप्टेंस रीजन। और ये जो रीजन है शेडेड एरिया, ये भी और ये भी, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने कहा ना, अभी अभी आपको एग्जांपल दी थी, इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है? मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी। इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर आपके पास एक इंटरवल होता है, उस इंटरवल अंदर अंदर अगर आपका आंसर एग्जिस्ट कर जाता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। और अगर उस इंटरवल से बाहर, मतलब इससे अबव, इससे बिलो, अगर आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंटरवल है। आपका आंसर जिसको आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, आपका आंसर इसके अंदर आना चाहिए, इस रेंज के अंदर। तो अगर हमारा पॉपुलेशन का मीन जिसको हम वेट कर रहे हैं वो हमारा इन 2 पॉइंट के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका आंसर इस पॉइंट से अबव आता है तो वो रिजेक्शन रीजन है, अगर इससे बिलो तो वो रिजेक्शन रीजन है। क्योंकि इंटरवल टेस्ट के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है लोअर और एक होता है अपर। इंटरवल में यही पॉइंट होता है ना, एक उसका लोअर लिमिट होती है, एक उसकी अपर लिमिट होती है। तो अगर लोअर लिमिट से कम होगा आंसर, हमारा लोअर लिमिट से कम होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अपर लिमिट से अबव होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब रिजेक्शन जो है ग्राफ के अंदर, रिजेक्शन जो है वो हमारे 2 जगहों पे लाइक कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस एक ही जगह पे है, बिल्कुल सेंटर में। रिजेक्शन लेफ्ट साइड पे भी लाइक कर रहे हैं, रिजेक्शन राइट साइड पे भी लाइक कर रहे हैं। उसकी रीजन मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि जब हम इंटरवल को बनाते हैं ना, इंटरवल के अंदर एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। और जब हम किसी भी वैल्यू को चेक करेंगे ना, हम उसको लोअर साइड से भी चेक करेंगे, उसको अपर साइड से भी चेक करेंगे, तो हमारा रिजेक्शन रीजन जो है वो दोनों साइडों पे बनेगा, लोअर साइड पे भी बनेगा, अपर साइड पे भी। एक्सेप्टेंस क्या है? इनके बीच में। तो एक्सेप्टेंस सिर्फ एक ही रीजन होगा, रिजेक्शन 2 होंगे, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट। चीज देखिएगा, एक्सेप्टेंस का रीजन देखें और रिजेक्शन का रीजन देखें। एक्सेप्टेंस का रीजन ज्यादा है, रिजेक्शन का थोड़ा सा रीजन है। अभी भी मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, सिग्निफिकेंस लेवल आपका कम होता है। तो किसी भी काम के रिजेक्ट होने के चांसेस ना कम से कम होने चाहिए। वो शेडेड एरिया भी आपको बता रहा है कि ये रीजन कम है और ये रीजन ज्यादा है। क्योंकि ये तो है ना आपका 98%, 99%, 95%, 90%। बाकी जो बच गया उसमें आधा यहां पर, आधा यहां पर। लेट्स सपोज ये है आपका 1 माइनस अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा है। ये क्या होगा और ये क्या होगा? ये होगा आपका अल्फा बाय 2% और ये होगा आपका अल्फा बाय 2%। टोटल अल्फा हो गया ना। अगर ये 1 माइनस अल्फा है तो सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा होगा। तो अल्फा का आधा लेफ्ट साइड पे, अल्फा का आधा राइट साइड पे। लेट्स सपोज 1 माइनस अल्फा यहां पे है 95%, ये 95% एरिया है। तो अल्फा कितना होगा? 5%। 5 का आधा इधर, आधा इधर, तो यहां पे आएगा 2.5%, 2.5%।
95 कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, सिग्निफिकेंस लेवल हो गया 5%, 5 का आधा लेफ्ट साइड पे, 5 का आधा राइट साइड पे। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 98% है सपोज, तो सिग्निफिकेंस लेवल जो होगा वो हमारा 2%, 2% आधा लेफ्ट साइड पे, 2% का आधा राइट साइड पे, 1% यहां होगा, 1% यहां होगा। टोटल 100 करना है ना हमने, टोटल यहां से लेकर यहां तक 100% करना है। तो यहां से यहां ये 1%, ये 98, ये 1, टोटल 100 हो गया। 2.5 95 2.5 100 हो गया। अगर सपोज ये जो है वो 97 है तो 1.5 इधर आएगा, 1.5 इधर आएगा और बीच में 97। तो इस तरह से हम अपने रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, आधी एक तरफ आधी एक तरफ। और बीच में हमारी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस अल्फा। तो ये उसका ग्राफिकल कंसेप्ट हो गया आपका। जब हम पॉपुलेशन के मीन का इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट से उसका एक्सेप्टेंस रीजन कितना होगा और उसका रिजेक्शन रीजन कितना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज के रिस्पेक्ट से। अब हम आते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। पॉपुलेशन के मीन का हमने इंटरवल ड्रॉ करना है, एस्टिमेशन इंटरवल ड्रॉ करना है, उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा। अब हम फार्मूले की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। फर्स्ट फार्मूला है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको आप सिग्मा कहते हैं, गिवन, गिवन का मतलब नोन। जब क्वेश्चन के अंदर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे आपको, जैसे मैंने बताया ना लास्ट क्लास में कि अब हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना अपने कमिंग क्लासेस के अंदर और करंट क्लासेस के अंदर, तो हमारे पास हर क्वेश्चन में डेटा दो किस्म का होगा, एक सैंपल का डेटा होगा, एक पॉपुलेशन का डेटा, मैंने बताया था आपको। तो अब हम देखेंगे पॉपुलेशन का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, मतलब इससे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स बार इसमें से माइनस कर दें और एक दूसरी वैल्यू होगी इसमें इसको ऐड कर दें। और बीच में आ जाएगा आपका पॉपुलेशन का मीन, जो इससे अबव होगा, इससे बिलो होगा। तो ये आपका बन गया पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करने का इंटरवल। ये है उसका लोअर पॉइंट, लोअर वैल्यू, और ये है उसका अपर पॉइंट या अपर वैल्यू। मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया, ये है लोअर पॉइंट। तो लोअर पॉइंट में है एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन एन का अंडर रूट, और ये है इसका अपर पॉइंट एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन एन का अंडर रूट। और म्यू जो है पॉपुलेशन का मीन जो है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में है, इससे अबव, इससे बिलो। और अगर
इससे बिलो आंसर आता है म्यू का तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर इस पॉइंट से अबव आंसर आता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस साइड पे माइनस, क्योंकि ये लोअर है ना, छोटा पॉइंट है, तो माइनस करेंगे तो छोटा पॉइंट होगा ना, और जब ऐड करेंगे तो बड़ा पॉइंट हो जाएगा। तो बड़ा पॉइंट राइट साइड पे, छोटा पॉइंट लेफ्ट साइड पे, बीच में म्यू, पॉपुलेशन का मीन। तो ये पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करने का इंटरवल है, ये इंटरवल है इसका। और ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कि जब आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, ये क्वेश्चन में आपको नजर आ जाए, गिवन हो या नोन हो, तो हम फिर इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ये इसकी ओपन फॉर्म है, जस्ट ये क्लोज फॉर्म है, ये इसकी ओपन फॉर्म है। माइनस करेंगे तो लोअर साइड पे पॉइंट आ जाएगा, ऐड करेंगे तो अपर साइड पे पॉइंट आ जाएगा, बीच में म्यू आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ। सेकंड फॉर्मूले में ये है कि व्हेन पॉपुलेशन सिग्मा इज नॉट गिवन, नॉट गिवन का मतलब है अननोन। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एंड जब ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ना, तो फिर हम सैंपल का साइज देखेंगे। तो फिर हम देखेंगे सैंपल का साइज। अगर सैंपल का साइज लार्ज है, लार्ज का मतलब होता है, बताया था मैंने आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर 30 से अबव वो सैंपल, तो फिर हम उसको लार्ज सैंपल कहते हैं। तो इस केस में आपका ये फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब ये नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए कि ये नोटेशन किसकी है, अल्फा बाय 2 नोटेशन किसकी है, स्मॉल एस किसकी नोटेशन है, और स्मॉल एन किसकी नोटेशन है। एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 स्मॉल एस अपॉन एन लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फा बाय 2 स्मॉल एन अपॉन एन का अंडर। यहां पे एस आ जाएगा, यहां पे एस आ जाएगा। तो कहने को तो ये सेकंड फार्मूला है, ठीक है, कहने को तो सेकंड फार्मूला है, बट फर्स्ट फार्मूले के अंदर आपने सिर्फ सिग्मा को स्मॉल एस के साथ लिखी बस, बाकी वही फार्मूला है। यहाँ सिग्मा था, यहाँ पे एस आ गया, क्योंकि सिग्मा तो क्वेश्चन में होगा ही नहीं, जब नहीं होगा तो फिर यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्डेशन आएगा। अब ये चीज याद रखिएगा, अगर सैंपल का स्टैंडर्डेशन होगा तो पॉपुलेशन का नहीं होगा, और अगर पॉपुलेशन का होगा तो सैंपल का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पॉपुलेशन का नहीं होगा तो सैंपल का होगा, और अगर सैंपल का नहीं होगा तो पॉपुलेशन का होगा, कोई एक होगा लास्ट में। दोनों नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। दोनों गिवन है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। कोई एक गिवन होगा, या सिग्मा गिवन होगा या स्मॉल एस गिवन होगा। सिग्मा को हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्डेशन कहते हैं, और स्मॉल एस को हम सैंपल का पॉपुलेशन, सैंपल का स्टैंडर्डेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड फार्मूला। अब हम आते हैं थर्ड फार्मूले की तरफ। सैंपल साइज इज स्मॉल, स्मॉल का मतलब हो गया लेस देन 30। अब इस केस में क्या होगा, पर आ जाएगा टी टेबल, यहां पर आ जाएगा टी टेबल, और यहां पर आ जाएगा टी टेबल। वेयर
ये जो मैंने एक सिंबल लिखा ना टी के नीचे, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, इसको मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पर। ये जैसे वी लिखते हैं ना आप, वी के ऊपर वाले डंडे जो है ना इस तरह से मोड़ सर ये थोड़ा क्लियर लिख दें वाला फॉर्मूला। मेरे पास तो लैपटॉप पे सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है, आप मोबाइल पे देख लोगे। नहीं मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ सर, ये एक दफा मिटा के सर सही तरह लिख दें। ये जो नीचे मैंने यहाँ वाले नीचे जो लिखा है, साइन ये बना देखो, रहे ये हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है, ये प्लस हो यहाँ रहा है लिखा हुआ माइनस है, हो रहा यहाँ देखो असल फॉर्मूला तो ये है आपका, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, मैंने जी की जगह लिख दिया टी अल्फा बाय 2 कॉमा न्यू। ठीक है, पिछले फॉर्मूले में मैंने जी की जगह इसको लिख दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब इसको इसमें से जब माइनस करेंगे ये लोअर पॉइंट बन जाएगा, इसको जब इसमें ऐड करेंगे ये अपर पॉइंट बन जाएगा, बीच में म्यू आ जाएगा। अब इस चीज के अंदर ये जो एक सिंबल है जिसको हमने इस तरह से लिखा है, इसको हम पढ़ने तो लिखते हैं इसको न्यू। जैसे ये होता है ना म्यू, ये एम के साथ होता है, इसको हम एम के साथ पढ़ते हैं म्यू, इसको हम एन के साथ पढ़ते हैं। न्यू को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो न्यू को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह डीएफ भी लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम शॉर्टकट पे डीएफ भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n-1। ये होता क्या है, अभी हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये होता क्या है, मतलब ये टी में क्यों आया, जी में क्यों नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं, और फिर वहां से मैं आपको न्यू का कंसेप्ट देता हूं कि न्यू होता क्या है। हमारा टाइम भी अभी है, 4 मिनट है। देखिए एक क्लास के अंदर 50 चेयर्स पड़ी हैं, एक क्लासरूम में 50 चेयर्स पड़ी हैं। क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट एंटर होता है, पूरा क्लासरूम खाली पड़ी है, क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट एंटर होता है। उस स्टूडेंट को एंटर होने के बाद उस क्लास के अंदर जो है 50 खाली चेयर्स नजर आएंगी। उस स्टूडेंट के पास 50 चेयर्स को सिलेक्ट करने के उसके पास पॉसिबल वेज हैं। वो 50 चेयर में से किसी भी चेयर पे बैठ सकते हैं, उसके पास चॉइसेस है। ठीक है, वो 50 चेयर में से किसी एक चेयर पे जाके बैठ जाएगा, उसके पास चॉइस है, वो कहीं पे क्लासरूम में कहीं पे भी बैठ सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट एंटर होता है, दूसरे स्टूडेंट के पास 50 की चॉइस नहीं होगी, उसके पास एक चॉइस कम हो जाएगी, लाइक उसके पास 49 की चॉइस होगी कि वो किस चेयर पे बैठता है, क्योंकि एक चेयर पे तो एक स्टूडेंट बैठ गया, अब 49 खाली पड़ी उसके लिए। फिर तीसरा स्टूडेंट आता है, उसके पास 48 की चॉइस होगी चेयर सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी दो स्टूडेंट बैठ गए। फोर्थ स्टूडेंट आता है, फिफ्थ आता है, सिक्स्थ आता है। इसका मतलब है जो स्टूडेंट क्लास में एंटर हो रहा है उसके पास एक चॉइस है चेयर को सिलेक्ट करने की। अच्छा, अब आता है 49th स्टूडेंट, क्लास के अंदर 49th स्टूडेंट आते हैं, 49th के पास भी दो चेयर के अंदर से एक चेयर सिलेक्ट करने की चॉइस होगी, वो उस चेयर पे बैठ जाएगा। अब आखिरी 50th स्टूडेंट क्लास में एंटर होता है, उस स्टूडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होगी चेयर को सिलेक्ट करने के लिए। जो आखिरी स्टूडेंट होगा उसके पास कोई चॉइस नहीं है चेयर को सिलेक्ट करने के लिए, वो खामोशी से आएगा, जो भी उसको खाली चेयर नजर आएगी उस पर जाके बैठ जाएगा। उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं इस चेयर पे नहीं बैठूं, इस चेयर पे बैठ जाऊं, क्योंकि बाकी सारे 49 स्टूडेंट बैठे हुए, एक चेयर खाली पड़ी है, वो एंटर होगा उसी चेयर पे जाके बैठ जाएगा। इट्स मीन 50 स्टूडेंट्स के अंदर से एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास चॉइस करने की फ्रीडम नहीं है, चॉइस करने की उसके पास आजादी नहीं है, एक स्टूडेंट ऐसा है। बाकी 50 में से 49 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास जाके अपने लिए अच्छी चेयर सेट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जो नहीं कर सकता ये काम, वो कौन सा है, जो आखिरी नंबर पे है।
ये वो है स्टूडेंट वन जिसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अपनी चेयर के लिए इजीली फ्रीडम के साथ उसको सिलेक्ट कर सके। वन स्टूडेंट। तो n-1 का कंसेप्ट ये है, टोटल सैंपल में से जब हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं तो हर सैंपल ड्रॉ करने की चॉइस होती है, मगर उसमें एक सैंपल ऐसा होता है जो विदाउट चॉइस के सिलेक्ट हो जाता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं होता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कहते हैं कि जब हम कुछ सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर से, तो वो उसके पास कितनी चॉइसेस हैं ड्रॉ करने की। तो अगर n सैंपल पड़े में कहीं पॉपुलेशन के अंदर हमने n सैंपल को ड्रॉ करना है, तो उसमें से एक सैंपल ऐसा होगा जो आखिरी होगा, वो तो हमने लाजमी सिलेक्ट करना है, उसके तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके अलावा जितने भी सैंपल होंगे उनके पास फ्रीडम है चॉइस करने की। तो इसलिए हम न्यू को लिखते हैं n-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इसको यूज कहां पे करते हैं? इसको यूज वहां पे करते हैं जब आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा,